आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मौसम देखकर लगता है कि अभी बारिश होने वाली है। सभी दरवाजे खिड़कियां बंद रखनी पड़ेगी। ऐसा सोचते हुए विहान खिड़की की ओर मुड़ा ही था कि अचानक उसका मोबाइल बजा। विहान ने सोफे पर रखा अपना मोबाइल उठा लिया और स्क्रीन पर जो नंबर देखा तो उसे हैरत होने लगी। वो कुछ देर शॉक होकर मोबाइल हाथ में पकड़े उसे देखता रहा। फिर मोबाइल के वाइब्रेट होने पर वो सोच से बाहर आया और उसने कॉल उठा लिया। क्या तुम घर पर हो विहान? सामने से आवाज़ आई। हाँ, विहान ने शॉक की हालत में जवाब दिया। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, सामने से कहा गया और फिर कॉल कट हो गया। विहान मना नहीं कर पाया और कॉल के कटने पर अपने भूतकाल में खो गया। 5 साल पहले विहान और सुधीर दोनों जिगरी यार थे जब तक उनकी मुलाकात निशी से नहीं हुई थी। निशी उनके कॉलेज की दोस्त थी और काफ़ी खूबसूरत भी थी। पहली नज़र में ही विहान उसे दिल दे बैठा था, लेकिन ये बात जानते हुए भी सुधीर ने निशी को प्रपोज किया और उससे शादी कर ली। उसके बाद से विहान उन दोनों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला गया। पिछले 5 सालों से उसने कभी भी निशी और सुधीर की ज़िंदगी में दखल नहीं दी और ना ही कोई ताल्लुक़ रखा था। सुधीर ने भी कभी विहान की कोई खबर नहीं ली और ना ही कभी उसे फ़ोन किया था। आज अचानक अपने मोबाइल पर सुधीर का नंबर देखकर विहान का मन भर आया और पिछली सारी बातें उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी। विहान अपनी सोच से तब बाहर आया जब उसे बेल की आवाज़ सुनाई दी। विहान ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सुधीर दरवाजे के बाहर खड़ा था, पूरी तरह से भींगा हुआ था। विहान ने उसे घर के अंदर आने को कहा और उसके हाथ में तौलिया थमा दिया। अब उसका ध्यान घर के खिड़कियों की ओर चला गया। घर की सभी खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए हिल रही थी। विहान पास की खिड़की के पास गया और उसने बाहर झांक कर देखा तो बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रहे थे। बारिश कब की शुरू हो चुकी थी और अब तक उसे इस बात की कोई खबर तक नहीं थी। उसने सभी खिड़कियां बंद की और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद विहान सुधीर के पास बैठ गया। तब तक सुधीर ने अपना भीगा हुआ शरीर तौलिए से साफ कर लिया था। 5 सालों बाद मिले थे दोनों। इतने सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। नॉन स्टॉप बात करने वाला सुधीर और साथ ही विहान, उन दोनों के पास ही बोलने के लिए शब्द नहीं थे। इतने सालों बाद आज पहली बार वो आमने सामने आए थे और फिर भी चुप थे। फिर विहान ने ही पहल की और पूछा, तुम यहाँ कुछ काम है क्या? हाँ, दरअसल काम तो है, मगर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। सुधीर ने विहान से नज़रें चुराते हुए बात की। तुम मेरे घर आए हो, तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतनी कोशिश करूँगा। कहो, क्या काम था? विहान ने पिछली बातों को नज़रअंदाज करके सुधीर से कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे इस बात का पछतावा भी है, मगर प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मेरे साथ इंदौर चलो, बाकी बातें मैं रास्ते में समझाता हूँ। सुधीर ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। विहान भी सुधीर की मदद करने को राज़ी हुआ और उसके साथ जाने लगा। सुधीर ने उसे बताया कि उसकी और निशी की 3 साल की बच्ची है। उसके दिल में छेद है और परसों उसका ऑपरेशन है।
फिलहाल वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है। सुधीर चाहता था कि उसके ऑपरेशन के लिए विहान कुछ मदद करे। विहान भी राजी होकर सुधीर के साथ इंदौर चला गया। वहां जाने पर सुधीर विहान को सीधा हॉस्पिटल में ले गया। विहान भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। फिर जहां उसकी बेटी एडमिट थे, उस कमरे की ओर वो दोनों चल रहे थे। लगता है मेरा मोबाइल गाड़ी में ही छूट गया। तुम अंदर जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। यह रहा वो कमरा जहाँ मेरी बेटी एडमिट है। सुधीर ने विहान को कमरा दिखाते हुए कहा और वो बाहर चला आया। विहान कमरे के अंदर गया और देखा कि वहाँ एक लड़की बेड पर पड़ी हुई थी। शायद वो सो रहे थे। उसे लगा कि शायद निशी भी यहाँ मिलेगी, मगर उस कमरे में वो बच्ची अकेली ही थी। विहान उस बच्ची के पास जाकर बैठा और सुधीर के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो वो बस देखता ही रह गया। कमरे में कोई और नहीं बल्कि निशी आ गई थी। आज भी वो पहले जितनी ही खूबसूरत थी। विहान को वहाँ देखकर निशी को बहुत हैरानी हुई। तुम ये यहाँ कैसे? वो बस इतना ही बोल पाई। दरअसल मुझे सुधीर ले आया। विहान ने सक पकाकर अपनी नज़र झुकाते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? सुधीर तुम्हें यहाँ कैसे ला सकता है? विहान की बात सुनकर निशी ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, मैं सच कह रहा हूँ, सुधीर ही मुझे यहाँ ले आया। तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो, वो अभी आता ही होगा। इस बार विहान ने निशी की आंख में आंख मिलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। सुधीर तुम्हें यहाँ कैसे ला सकता है? निशी ने विहान की तरफ देखकर एक बार फिर आश्चर्य किया। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुधीर अब इस दुनिया में है ही नहीं। 2 महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। वो मर चुका है। रोते हुए निशी कहने लगी और फिर घुटनों पर बैठ गई। निशी की बात सुनकर विहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी के पास सुधीर को ढूंढने की कोशिश की, मगर सुधीर वहाँ नहीं था। उसके बाद उसने अपने मोबाइल में रिसीव्ड कॉल लिस्ट चेक की ताकि वो निशी की बात उससे करा सके, मगर उसमें भी उसे सुधीर का कहीं कोई नंबर नहीं मिला। सुधीर 2 महीने पहले ही मर चुका था, तो फिर वो कौन था जो विहान को यहाँ ले आया था? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सोहम एक बहुत अच्छा स्विमर था। उसने नेशनल लेवल पर तैरने में गोल्ड मेडल भी जीता था। एक बार सोहम अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। वहाँ उन लोगों के पास के तालाब में तैरने का प्लान बन गया। सबने तैरने की तैयारी की और शाम के करीबन 5 बजे वो तालाब के पास जाने लगे। कहाँ जा रहे हो बच्चों? उन्हें तालाब की तरफ जाता देख वहाँ के सरपंच ने उन्हें टोकते हुए कहा, पास के तालाब में तैरने जा रहे हैं हम। सोहन ने तुरंत जवाब दे दिया। सोहम का जवाब सुनकर कुछ देर के लिए सरपंच सुन्न रह गया और फिर अचानक से सोहम और उसके दोस्तों को वहाँ जाने से रोकने लगा। सोहम नहीं समझ पाया कि सरपंच उन लोगों को रोक क्यों रहा है। रुको बच्चों, उस तालाब की तरफ मत जाओ, वहाँ अक्सर लोगों के डूबने की घटनाएं घटती रहती है। सरपंच ने उन्हें जाने से लगभग मना करते हुए कहा, काका आप सोहम को नहीं जानते, ये नेशनल चैंपियन रह चुका है, आप निश्चिंत रहिए। सोहम के दोस्त निखिल ने सरपंच की बात को काटते हुए कहा, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वहाँ तैरना खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं कि वहाँ डूबकर मरने वाले कई लोगों की आत्माएं रहती है।
जो जो उस तालाब में तैरने वालों को भी डुबाकर मार डालती है। सरपंच ने उन लोगों को वहां जाने से रोकने के पीछे की असली वजह बता दी और वो वहां से चले गए। काका ने जो कहा क्या वो सच होगा? सोहम के कुछ दोस्त आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे। सोहम और निखिल इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते थे। उन दोनों को छोड़कर बाकी सबने वहां जाने का फैसला बदल लिया। बाकी दोस्त वापस लौट गए। अब सिर्फ निखिल और सोहम तालाब की ओर बढ़ रहे थे। दोनों ने कपड़े उतारे। जैसे ही वो तालाब में उतरने लगे कि निखिल के माँ का फ़ोन आया। निखिल तालाब में उतरते उतरते रह गया, मगर सोहम बिंदास होकर पानी में तैरने लगा। अचानक सोहम का पैर पानी में फंस गया। इस तरह की सिचुएशन उसने कई दफ़ा संभाली थी, मगर इस बार ये कुछ अलग ही था। उसने कई बार कोशिश की वहाँ से निकलने की, मगर धीरे धीरे वो पानी में खींचा जा रहा था। उसने निखिल को आवाज़ लगाई, मगर जब तक निखिल का ध्यान उस पर जाता तब तक सोहम तालाब के बीचों बीच पहुंच चुका था। सोहम को ये एहसास हो रहा था कि पानी के अंदर से कोई उसका पैर खींच रहा है। उधर निखिल ने सोहम का आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा तो उसे आश्चर्य सा होने लगा कि नेशनल चैंपियन होकर भी सोहम की हालत देख उसे सरपंच की कही बात याद आ गई। निखिल सोहम के लिए पानी में कूदकर उसे बचाना चाहता था, मगर वो जब पानी में उतरने लगा तो उसे अचानक एक बहुत जोर का झटका लगा और वो तालाब की उल्टी दिशा में जाकर गिरा। वो झटका इतना ज़्यादा था कि निखिल उठ भी नहीं पाया। सोहम ने एक बार पूरी ताकत लगाकर अपना फंसा हुआ पैर बाहर निकाला और वो किनारे की ओर आने लगा। जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचा तो एक बार फिर उसे लगा कि फिर से उसका पैर किसी ने पकड़ रखा है और वो उसे पानी में खींच रहा है। उसी हालत में सोहम की नज़र अपने पैरों की तरफ गई और उसे ज़ोर का धक्का लगा। उसे वहाँ पर कुछ हाथ नज़र आए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे हाथ। उन्हें देखकर घबराया हुआ सोहम बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। निखिल की आंखों के सामने उसका दोस्त, जो कि तैरने में माहिर था और गोल्ड मेडल भी जीत चुका था, वो असहाय होकर तालाब में डूबता जा रहा था और निखिल चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया। करीबन आधे घंटे तक संघर्ष करने के बाद सोहम पानी में पूरी तरह से डूबकर मर गया। इस हादसे का गवाह निखिल था, जिसने अपनी आंखों से वो सब देखा था, मगर वो किसी से कुछ कह नहीं पाया। पानी के उस झटके की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। अब वो तालाब के आसपास पागलों की तरह घूमता है और उसे जो भी दिखे उससे बस यही कहता है, तैरना मना है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। ये कहानी मुझे मेरे मामा जी ने बताई थी। मामा जी के मुताबिक आज से करीब 20 साल पहले वो गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो फैक्ट्री मामा जी के घर से दूर थी, तो आने जाने के लिए वो अपनी साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। इस बीच यानी कि आने जाने में उन्हें करीब 1 आध घंटे का समय आराम से लग जाता था और साइकिल चलाकर आने जाने में काफ़ी मेहनत भी खर्च होती थी। खैर, उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। रात के करीब 8 बजे फैक्ट्री से मामा जी की छुट्टी हुई। उन्होंने अपना साइकिल उठाया और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। आज अमावस की रात थी और काले बादल भी छाए हुए थे
किसी भी पल बारिश आ सकती थी। रास्ते पर दूर दूर तक हमेशा की तरह मामा जी के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उस ज़माने में रात के 8 बजना यानी कि 10 बजने जैसा होता था। खैर, मामा जी साइकिल लेकर उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ यानी कि एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ सिर्फ खेत ही खेत था। दूर दूर तक सिर्फ खेत और कुछ भी नहीं, ना कोई घर और ना ही कोई दुकान। खैर, मामा जी अपने एक हाथ में टॉर्च की लाइट पकड़े हुए थे, क्योंकि तब तक गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। टॉर्च की रोशनी में मामा जी धीरे धीरे साइकिल चलाकर आगे बढ़ रहे थे। वो अभी साइकिल चलाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके हाथों पर कुछ बूंदाबांदी बारिश की बूंदें टपकने लगी। वो समझ गए कि बारिश आ गई है। वो जल्दी जल्दी से साइकिल चलाकर आगे बढ़ने लगे, मगर वो बारिश से तेज नहीं थे। बारिश कुछ ही पल में बहुत ही तेज हो गई। ना चाहते हुए भी मामा जी को वहीं पास ही में एक घने पेड़ के नीचे छुपना पड़ा, ताकि वो बारिश से बच सकें। मामा जी वहाँ खड़े खड़े बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे, मगर बारिश थी जो वो और तेज पर तेज होती जा रही थी और थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मामा जी वहाँ खड़े खड़े बारिश के रुकने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उनके कंधे पर पीछे से हाथ रखा हो। मामा जी तुरंत पीछे घूमे, मगर वहाँ उस घने जंगल में वहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। उन्हें लगा कि शायद ये उनके मन का वहम है, इसलिए वो वापस से अपनी साइकिल की तरफ यानी कि सामने की ओर देखने लगे। वो अभी सामने की ओर देख ही रहे थे कि तभी दोबारा इस बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उनकी गर्दन को पकड़ा हो। इस बार वो एहसास साफ था। मामा जी ने पीछे घूमकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी आंखों के सामने करीब 8 फीट लंबा एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे। उसके हाथ जैसे जले हुए थे और बहुत ही बड़े बड़े थे। मामा जी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या भला है। आखिर एक इंसान इतना लंबा कैसे हो सकता है और उसकी आंखें वो लाल क्यों चमक रही हैं। मामा जी अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उस बड़े से आदमी ने कहा, यहाँ से चला जा, ये मेरी जगह है। इतना कहकर उस आदमी ने मामा जी को एक जोर का धक्का दिया और उस धक्के से मामा जी वहीं नीचे ज़मीन पर गिर पड़े। वहाँ पर गिरते ही मामा जी की टॉर्च की रोशनी में उनकी नज़र उस आदमी के पैरों की तरफ गई। उस आदमी के दोनों पैर भी जले हुए थे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी कि उल्टे थे। मामा जी समझ गए कि उनका यहाँ रुकना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना। उन्होंने उस बारिश में ही अपनी साइकिल उठाई और भागते हुए भीगते भीगते जैसे तैसे अपने घर पहुँच गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।